सराय विधानसभा चुनाव का आज प्रचार है वो थम गया है, प्रचार का शोर थम गया है। अंतिम दिन आज कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी तीनों ही पार्टियों की ओर से दमखम दिखाया गया। रोड शो के जरिए तीनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और इस ताकत के अंदर कहीं ना कहीं आरएलपी पार्टी वो भारी पड़ती हुई दिखाई दी। वहीं भाजपा और कांग्रेस की ओर से भी रोड शो किए गए। इस दौरान तमाम बड़े नेता दोनों ही पार्टियों के नजर आए। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से कमान संभाल रखी थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि सहित तमाम भाजपा के नेता इस रोड शो के अंदर शामिल रहे। वही हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की कमान है वो प्रत्याशी अनिल शर्मा ने संभाल रखी थी। वहीं आरएलपी की ओर से आज उत्साह चरम पर रहा। आरएलपी समर्थकों द्वारा जबरदस्त तरीके से रोड शो किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में या फिर हजारों की संख्या में युवा है उनके साथ रहे, युवाओं की फौज उनके साथ चलती रही और 5 बजे बाद भी उनका रोड शो है वो जारी रहा। हमारे साथ पत्रकार मनोज है। मनोज, किस प्रकार से आप इस चुनाव को देखते हो? प्रचार थम गए आज। देखिए, जैसे ही आचार संहिता की घोषणा हुई उसके बाद एक माहौल बन गया कि जो भंवरलाल शर्मा है दिवंगत, उनके चले जाने के बाद में एक शहर में उपचुनाव होना था। उपचुनाव को लेकर पहले निगाहें थी टिकट पर कि किसको टिकट मिलेगी, लेकिन जैसे ही टिकटों की घोषणा हुई उसके बाद में नामांकन दाखिल किए गए और उसके बाद में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया। प्रचार प्रसार में अगर सबसे आगे की बात करें तो कांग्रेस सबसे आगे रही, क्योंकि जब टिकट की घोषणा हुई उससे पहले कांग्रेस के जो प्रत्याशी है 1 नवंबर से शुरू कर दिया था, लगभग 10 दिन पहले वो 100 गाँवों का दौरा जब टिकट की घोषणा हुई तब तक कर चुके थे। लेकिन अगर बात करें हैं प्रचार प्रसार की तो आरएलपी पार्टी ने पूरे तहसील भर में एक ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। उनके जो सभाएं थी उनमें बड़ा जनादेश देखा गया, लोग बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। और सबसे बड़ी बात कि एक दिन बेनीवाल है वो हेलीकॉप्टर के साथ भी आए और हेलीकॉप्टर से जो 8 सभाएं की उससे भी आरएलपी पार्टी है उनका काफ़ी माहौल बना। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद सीएम को भी 2 सभाएं करनी पड़ी 15 दिन के भीतर। देखिए, उपचुनाव था और उपचुनाव ये सिर्फ सरदार शहर के लिए ज़रूरी नहीं था बल्कि सीएम के लिए ज़रूरी था। सीएम का 2 बार आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ही प्रदेश भर में एक ही चुनाव था और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों इस चुनाव को जीतकर ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस देना चाहती है कि हमने पिछले साल जो 4 साल है वो बहुत अच्छा काम किया। वहीं भाजपा है वो इस चुनाव को जीतकर ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस के जो 4 साल है वो नाकारा रहे, कांग्रेस की 4 साल है वो नाकाम रही। तो इसीलिए सीएम गहलोत है वो 2 बार सरदार शहर आए, ना कि प्रत्याशी को जिताने के लिए बल्कि वो उनके लिए खुद एक प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस प्रकार सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर के अंदर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता है, लेकिन इस बार आपको लगता है कि आरएलपी ने खेल कर दिया है? बिल्कुल जी। देखिए, आज की अगर रोड शो की बात करें तो भाजपा की ओर से एक बड़ा रोड शो का आयोजन किया गया, काफ़ी भीड़ थी, प्रदेश भर के नेता उसमें उपस्थित रहे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के रोड शो में मुझे तो कहीं भीड़ नज़र नहीं आई। लगभग लोगों के बीच भी यही चर्चा रही कि कांग्रेस का जो रोड शो है वो फ्लॉप शो रहा। तो कहीं ना कहीं और उसके बाद में जो आज रोड शो के अंदर आरएलपी हावी रही। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब आरएलपी का अगर रोड शो देखें तो उन्होंने अपने आरएलपी कार्यालय से रोड शो शुरू किया और सबसे लंबी दूरी का रोड शो है वो आरएलपी ने किया। आरएलपी ने बीकानेर रोड स्थित आरएलपी कार्यालय से अपना रोड शो शुरू किया और उसके बाद में 5 बाई चौक से होते हुए घंटाघर पहुँचे, रेलवे स्टेशन होते हुए गौशालावास, चौधरी कुआ और पूरे जो मोहम्मदन बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, उसके अंदर से होते हुए बुकनसरबास होते हुए कच्चा बस स्टैंड होते हुए और अब वो वापस मुख्य बाजार में प्रवेश किया है। तो 5 बजे बाद भी उनका रोड शो चालू रहा और काफ़ी भीड़ है वो आरएलपी पार्टी के अंदर देखी गई। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो उनका रुझान बदला है। भाजपा की ओर से मुस्लिम मतदाता हैं वो बोल रहे हैं, इसके अलावा आरएलपी के भी अंदर मुस्लिम मतदाता हैं वो जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम मतदाताओं के पास पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये तय था कि ओबीसी वर्ग है वो ज़्यादातर बीजेपी को समर्थन करता है, जो मुस्लिम वर्ग मतदाता है वो कांग्रेस को समर्थन करते हैं। लेकिन इस बार हम मुस्लिम मतदाताओं के पास गए तो इस बार एक सोचने बदली नजर आई। हवा बदली नहीं, एकदम सी बदली नजर आई, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम मतदाता है वो उनका कहना था कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और आज आरएलपी के जो रोड शो था उसमें भी देखा गया कि मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग रोड शो में नज़र आए और ये तय है कि जो आदमी रोड शो में खुल के भाग ले रहा था वो उसी पार्टी को वोट देगा जो जिस पार्टी की रोड शो में था। इस प्रकार से माकपा भी चुनाव लड़ रही है। सांवरमल मेघवाल हैं, 2013 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने जीता। आपको लगता है कि वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं कांग्रेस को? यहाँ देखिए, कांग्रेस के पास इस उपचुनाव में प्लस का कोई पॉइंट नहीं था।
कांग्रेस को जो भी हुआ नुकसान ही नुकसान हुआ। पहला नुकसान मैं आपको बता दूं, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित का भाजपा का दामन थामना, उनके जो अनिल शर्मा के चाचा है श्यामलाल शर्मा, उन्होंने भाजपा का दामन थामा, तो बड़े तौर से वो ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के हक की बात करें तो आरएलपी का चुनाव लड़ना कांग्रेस के पक्ष में गया, जाट मतदाता इस पर से आरएलपी के पक्ष में लामबंद हुए। बिल्कुल, एक तरह से अगर देखें तो कांग्रेस मैदान में ही तब तक टिकी रही जब आरएलपी मैदान में उतरी। अगर आरएलपी मैदान में नहीं उतरती, जाट समाज का अगर कोई भी कैंडिडेट है वो मैदान में नहीं आता, तो भाजपा की एक तरफा जीत थी। तो मदन जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि उपनेता है यहाँ पर सरदार से। मदन जी, कैसा रहा आज आपका रोड शो? जैसा कि पूरे शहर की फिजा कुछ बदली दिखाई दे रही है। आम जनता की ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैं शुरू दिन से, जिस दिन हमने पर्चा दाखिल किया था उसी दिन मैंने कहा इस चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा, और आज उसी का आपने रोड शो भारतीय जनता पार्टी का देखा होगा, तो भारी मात्रा में जन समर्थन हमें मिला है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से विजयी होगी। आपका कोई सवाल है मदन जी से? जी, मदन जी से मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जो जाट समाज का बेनीवाल पार्टी की तरफ या आरएलपी पार्टी की तरफ जाना, वो कहाँ तक भाजपा को नुकसान करेगा? ये सब काल्पनिक बातें हैं। ऐसा कुछ राजनीति में ये चीज़ संभव ही नहीं है कि कोई एक जाति विशेष का व्यक्ति आके और जाति के नाम पे किसी का वोट एकत्रित करके और चुनाव जीत जाए, ऐसा संभव नहीं है। 2,89,000 से अधिक मतदाता सरदार शहर में है, तो किसी एक जाति बिरादरी का आदमी कैसे, कोई आप कल्पना कर सकते हो कि विधायक बनेगा? यहाँ चुनाव जीतने के लिए सभी लोगों का साथ जरूरी है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ 36 कौम खड़ी है। कोई एक पर्टिकुलर जाति विशेष की बात करना ही बेमानी है। लोकतंत्र में एक जाति से कभी किसी का। आपको नहीं लगता कि आरएलपी ने खेल बिगाड़ा है भाजपा का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो आज भी, पहले भी सुरक्षित था, आज भी वही स्थिति है। कहीं भी हमें आरएलपी से कोई खतरा है ही नहीं। देखिए, मैं मदन जी से एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जब भाजपा के टिकटों की दौड़ थी तो शिवचंद जी सऊ मान लो, रेणुआ जी मान लो, या सत्यनारायण जी जाजड़िया मान लो, सुशीला जी सारण मान लो, अगर आप उनको साथ मानते हो तो कहीं ना कहीं जब भाजपा ने नामांकन दाखिल किया था अशोक पिंचा जी ने, तो उससे नीचे उतरते ही सऊ जी ने तो ये इंटरव्यू भी दिया था कि गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा मुझे हरी झंडी मिल चुकी है कि 2023 में आप तैयारी करो। अगर 2022 में इस उपचुनाव में अगर अशोक पिंचा जी जीतते हैं तो 2023 में भी ये तय बात है कि अशोक पिंचा जी वापस चुनाव लड़ेंगे। तो सब ये उम्मीद भी लगा के बैठे हैं कि 2023 चुनाव हम लड़ेंगे, तो क्या वो भाजपा के अशोक पिंचा को जिताने में अपना समर्थन देंगे? देखिए, ये आपकी राय हो सकती है कि जिसको आज टिकट मिला है उसको कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पार्टी में सामान्य से कार्यकर्ता को ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहाँ पे मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का उदाहरण देना चाहता हूँ। पहली बार उनको विधायक बनने से पहले ही मुख्यमंत्री बना दिया। अभी भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया, जो पंक्ति में अंतिम पंक्ति में बैठे थे उनको बुला के। त्रिवेंद्र रावत है, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी कोई चर्चा ही नहीं थी। तो ये चीज़ कि 2023 का टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, ये बहुत दूर की बात है। अभी इस विषय में कोई बात करना ही कोई उचित नहीं है। जहाँ तक अब शिवचंद जी और अन्य नेताओं के नाम ले रहे हैं, तो सभी ने एकदम जी जान से प्रत्येक गांव में जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। यहाँ मोहल्ले मोहल्ले में घर घर गए हैं वो लोग। तो आपको लगता है कि बेनीवाल का जादू नहीं चलेगा, आपके सत्यनारायण सारण का जादू चलेगा, आपके राहुल कस्बा का जादू चलेगा, आपके राम सिंह कस्बा का जादू चलेगा, मान के चल रहे हैं आप? निश्चित रूप से कस्बा परिवार 30 साल से सरदार शहर नहीं पूरे जिले की राजनीति कर रहा है। 30 साल से आदरणीय चार बार अपने आदरणीय राम सिंह जी सांसद रहे हैं, 2 बार राहुल जी सांसद रहे हैं, और भरपूर जनता का स्नेह, सभी जाति बिरादरी का स्नेह उनको मिला है। इसलिए वो लोग भी पूरी एकदम जी जान और निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का रहेगा। मुकाबला किससे मान रहे हैं? अंतिम सवाल मेरा। नहीं, मुकाबला जिनके बीच हमेशा रहता है, कांग्रेस बीजेपी के बीच ही रहेगा। आरएलपी नहीं है कहीं? नहीं, कहीं नहीं है। आरएलपी आपको 3 नंबर पे भेज रही है। अब देखो, उनके समर्थक दावा कर रहे हैं, दावे में कितनी सच्चाई है आपने देखा होगा। अभी उनका रोड शो देखा है आपने, इससे पहले कांग्रेस का देखा है, और सुबह हमारा भी देखा था। तो फर्क साफ दिख रहा है, जनता किस ओर जा रही है। मैंने हर जनसभा में, और मैंने नहीं, हर नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के ओर चाहे आरएलपी वाले हो, सब ने इस सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया है। आपने देखा होगा कि शहर पूरे राजस्थान में किस तरह के अपराध हो रहे हैं। आज ही अपराध हुआ है, गैंग वॉर के चलते एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अभी मैं खबर देख रहा था, धौलपुर की खबर है शायद, एक डीएसपी पे गोली चला दी। जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है राजस्थान में,
जिस तरह से सरकारी योजनाओं से लोगों को मरहूम रखा जा रहा है, उन सब को देखते हुए जनता ने ये मानस बना लिया है कि सरकार को इस 2023 के चुनाव से पहले ही सरकार की जड़ें हिलानी है। इसके लिए सत्ता के खिलाफ लोगों ने मतदान करना तय कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2023 में भी रिजल्ट रहेगा और आज भी रिजल्ट रहेगा। मदन जी, बातचीत करने के लिए मनोज जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि किस ओर ये सरदार शहर का चुनाव जा रहा है? जी देखिए, मैंने काफ़ी गंभीरता से इस फील्ड में देखे, लोगों से मिला हूँ, लोगों से चर्चाएं की है और जो वास्तविकता देखी है, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वर्तमान समय में आरएलपी पार्टी है वो दोनों ही पार्टियों को टक्कर दे रही है। मैं ये नहीं कहता कि आरएलपी पार्टी जीत रही है, लेकिन मुकाबला है, पार्टी ने जगह बनाई है सरदार शहर में, मुकाबला है वो आरएलपी पार्टी त्रिकोणीय बनाए हुए हैं। और अब देखना यह है कि जिस हिसाब से जाट समाज ने अगर एक तरफा अगर वोट करता है तो कहीं ना कहीं आरएलपी पार्टी है वो मजबूत होगी और कांग्रेस और भाजपा को धकेलने का काम करेगी। आरएलपी पार्टी ने दलित वोट बैंक पर भी काफ़ी काम किया, मुस्लिम वोट बैंक पर भी काम किया, जीत सकती है आरएलपी पार्टी? जी, लगातार हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, तो जो दलित समाज के लोग हैं उनका रुझान भी आरएलपी पार्टी की ओर है, मुस्लिम समाज है उनका रुझान भी है वो आरएलपी पार्टी की ओर है। माकपा और पीएनजी पार्टी दोनों नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस को? जी बिल्कुल, कांग्रेस की अगर बात करें तो जो माकपा पार्टी है, सांवरमल मेघवाल है, उनके प्रत्याशी है वो SC ST वर्ग के दलित वर्ग के वोट है वो लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक कांग्रेस का था। एक ग्रीन्स पीपुल पार्टी है वो नाइक समाज अपने समाज के अगर वोट लेती है तो वो वोट बैंक भी कांग्रेस का ही था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर जगह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर माने तो भाजपा को जाट समाज का नुकसान हुआ है तो वहीं मान के चलिए कि मधुसूदन जी राजपुरोहित है, श्यामलाल जी शर्मा है, इन्होंने काफ़ी वापस मजबूत किया, इन्होंने फील्ड में मेहनत की और इन्होंने एक प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है कि कुछ भी करके हमें अनिल शर्मा को हराना है और भाजपा को जिताना है। तो कहीं ना कहीं सरदार शहर विधानसभा का उपचुनाव काफ़ी रोचक हो चुका है। 5 दिसंबर को सरदार शहर में मतदान होगा और 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे और साफ हो जाएगा कि सरदार शहर वासियों ने आखिर किसके दावे किसके वादे पर विश्वास किए हैं। सरदार शहर का सरदार है वो कौन बनता है, ये 8 तारीख को साफ हो जाएगा। आप देखते रहिए दिव्य न्यूज़।